जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने पेपर किया होगा, काफ़ी अच्छा पेपर रहा, काफ़ी अच्छा पेपर बनाया भी गया था ताकि आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी करें, काफ़ी अच्छा कर सकें। उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी हद तक काफ़ी लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। बहुत सारे बच्चों का 45 यानी 47 भी सही होगा। और अगर आप इसी क्रम में लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ एग्जाम तक, तो आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपके आने वाले हैं, आपकी अच्छी रैंक आने वाली है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आप बिल्कुल बहुत धुआंधार पढ़ाई करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दीजिए, अपने गांव का नाम, हमारा भी नाम, पूरे संस्थान का नाम, सबका रोशन करिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन। मैं आपको बताता रहता हूँ कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी किया करिए। तो यहाँ पे देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आपकी मॉर्फोलॉजी से मैंने रखा है। और सबसे खास बात, जब आप क्वेश्चन कर लिया करिए, पेपर जब आप कर लिया करिए, तो सबसे पहले एनालिसिस आपकी ये होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन किस जगह से लिए गए हैं। इसके एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी मैंने 50 क्वेश्चन दिया, तो आपके दिमाग में ये 50 क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपको जिस चैप्टर में जहां से समस्या आ रही है, उस चैप्टर को तुरंत आप खोलिए, तुरंत उस चैप्टर को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए, उसको फिनिश करिए पढ़ के। आपका मेन मोटिव अब ये है, क्योंकि एग्जाम पास में है तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया गया उतना पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। बस ये रहे कि ये क्वेश्चन हमने दिया, पहला क्वेश्चन अगर इन्फ्लोरेसेंस से, पुष्पक्रम से, तो तुरंत आपके दिमाग में पुष्पक्रम का पूरा चैप्टर छप जाना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा का पूरा चैप्टर पुष्पक्रम का छप जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन मैंने जड़ का दे दिया तो पूरा जड़ चैप्टर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन मैंने इकोलॉजी से दे दिया तो इकोलॉजी का पूरा आपके दिमाग में ब्यौरा घूमना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के आपको रैंक बनाने के काफी काम आएंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपको 100 रैंक आपकी बढ़ाएगा, ये बात समझ के चलिएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उसके बारे में तुरंत आप उसका रिजल्ट निकालिए, पूरा हल निकालिए, पूरा सोल्यूशन। कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो आपको पढ़ाया ना गया हो अभी तक। 70% 80% आपको पढ़ा दिया गया है, ये बात समझ लें। ठीक है, बाकी जैसे और भी टाइम बीतता चल रहा है, जैसे आगे आ रहा है, और भी नए नए क्वेश्चन आप तक पहुंचेंगे, नए नए तरीके के फॉर्मेट होंगे, नए नए जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जो पुराने एग्जाम जो पेपर हो चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएंगे। बस केवल जिम्मेदारी आपकी कि आप उसको कैसे संभाल के रखते हो, कैसे उसको आप याद करते हो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है, सारे बच्चों को दिख भी रहा है। यहाँ लिखा भाई कि इन्फ्लोरेसेंस इन फैमिली ग्रैमनी, लिखा ग्रैमनी कुल का पुष्पक्रम क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है पुष्पक्रम, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस या स्टेम। किसी भी तने पर पुष्प का जो क्रम, जैसे जैसे पुष्प लगाया गया है, किस प्रकार से पुष्प लगाया गया है, उसे भाई क्या बोलते थे? पुष्पक्रम बोला जाता था। यही तो बोलते थे इन्फ्लोरेसेंस की, यही तो डिफिनेशन हुआ करती थी। दूसरी बात अगर हम बात करें, जैसे हम इन्फ्लोरेसेंस नाम देते, पुष्पक्रम नाम देते, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि पुष्पक्रम 4 प्रकार का हुआ करता था। जैसे मैं बोलूं रेसिम, रेसिमोस, साइमोस, इसके बाद कंपाउंड, उसके बाद स्पेशल, 4 प्रकार का खत्म हो गया। फिर जैसे मैं बोलूंगा रेसिमोस कितने प्रकार के होते थे, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा 3 प्रकार का, लंबा, छोटा, चपटा, काम खत्म हो गया। फिर जैसे मैं बोलूंगा कि जो रेसिम होता था, जो लंबा वाला, वो 5 प्रकार का होता था। जैसे मैं बोलूंगा छोटा वाला, वो 2 प्रकार का होता था। जैसे मैं बोलूंगा चपटा वाला, वो 1 प्रकार का होता था। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। फिर जैसे मैं बोलूंगा, तुरंत आओगे यहाँ पे क्या बोलते हैं साइमोस में, साइमोस हमने बताया था आपको, ज्यादा स्पेशल आपको पढ़ना नहीं है। फिर जैसे मैं बताऊंगा कंपाउंड में, मिश्रित वाले, मिक्स वाले में, उससे मैंने 2-3 नाम आपको बताए थे, कंपाउंड डम्बेल, कंपाउंड कोरिम, ये सब आप नाम याद कर लीजिए। उसके बाद जैसे स्पेशल में आप आते हैं, स्पेशल हमने आपको 3 चीजें बता दी थी, स्पेशली एक और बता दिया था, 4 बता दिया था। तो 4 आप पढ़ के लोगे, साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलास्टर, स्कैपिजीरस। कितना सिंपल, कितना आसान, देखो पूरा चैप्टर हमने बता दिया 5 मिनट के अंदर। ये फिगर जब आपके दिमाग में छप जाएगा तो आप ये मान के चलो, आप एग्जाम ही नहीं, जब आप बीएससी करोगे ना, तो वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये बात समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो भाई, जहां पे लिखा है ग्रैमनिकुल का वर्टिसिलास्टर, हाइपेंथोडियम, कैपिटुलम, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो बच्चों आपको पता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है सोगिकाओं की सोगी, जो ग्रैमनिकुल में गेहूं, धान, इन सब चीजों में आया हुआ करता था, मैंने बताया था आपको। इसके बाद कैपिटुलम या हेड बोलते थे, जिसमें सूरजमुखी आया करता था, सूरजमुखी।
उसके बाद अगर मैं हाइपैंथोडियम की बात करूं तो हाइपैंथोडियम में भैया कौन आता था, गूलर आता था, पीपल आता था, बरगद आता था, यही तो आता था। इसके बाद अगर हम बात करें वर्टिसिलास्टर की तो वर्टिसिलास्टर में सबसे एक नाम बहुत कॉमन हुआ करता था, तुलसी ऑसिमम। और साइथियम की अगर हम बात कर लें उसमें यूफोर भी आ जाता था। तो देखो मैंने चारों चीजें बिल्कुल एक झटके में आपको बता दिया, पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया, और मैंने आपको पढ़ाया भी इसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसको सही भी किया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बस केवल आप पढ़ेंगे तो चीजें आसान लगेंगी, ये केवल दिमाग का खेल है कि अगर आप चीजों को कठिन बनाते हैं तो कठिन होती चली जाएंगे। जितनी बार आप चीजों को पढ़ेंगे उतनी बार आपको दिमाग में चीजें आसान तरीके से सेट होती चली जाएंगी। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार चीजें क्लियर होंगी, उतनी बार चीजें आसान लगेंगी, कठिन से कठिन चीज आसान लगेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई क्या है नेक्स्ट। अगला सवाल जो लिखा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे क्वेश्चन देने का मतलब होता है कि आपको 4 के 4 पॉइंट आपको तैयार हो जाए, 4 के चारों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो। लिखा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजों को रटा है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी रटने की चीज मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी बार रटोगे उतनी बार चीजें क्लियर होंगी। इसमें लिखा कौन सा सही नहीं है। बच्चों अगर हम पहला देखें तो पहला बिल्कुल सही है, सूरजमुखी बेसल आधारिक वाला बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूं तो जो बीजांड न्यास होता था बच्चों, जो बीजांड न्यास होता था, जो प्लेसेंटेशन होता था, प्लेसेंटेशन, अगर मैं यहाँ पे सारा का सारा नाम लिखूं तो बच्चों आपको पता है पहला होता था मार्जिनल, पहला हुआ करता था मार्जिनल। दूसरा बच्चों होता था एक्साइल, जिसको एक्साइल या एक्सियल बोलते थे, एक्साइल। तीसरा बच्चों बोलते थे क्या, पैराइटल, तीसरा बोलते थे पैराइटल। चौथा बच्चों बोलते थे क्या, बेसल, चौथा बोलते थे बेसल। और पांचवा बच्चों बोल देते थे फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। इतना नाम हुआ करता था भाई, इतना नाम। यहां पूछा भाई कौन सा सही नहीं है, पहला सही है मुक्त स्तंभीय बीजांड, बिल्कुल सही, प्रिमरोज और डायंथस। फ्री सेंट्रल वाला यहां लिखा है भाई, ये फ्री सेंट्रल, इसका एग्जांपल यहां लिखा मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास, प्रिमरोज और डायंथस। या तो हिंदी लिखी भाई मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास, दूसरा वाला। यहाँ पे एक एग्जांपल हो रहा था प्रिमरोज के अलावा एक हो रहा था डायंथस, ये भी आपको बताया। तीसरा का भैया स्तंभीय बीजांडन्यास, स्तंभीय, जिसका आंसर बिल्कुल सही है कि इसको बोलते थे एक्सियल। यहाँ पे होता था भैया चाइना रोज, चाइना रोज होता था, चाइना रोज के साथ टोमेटो भी रहता था, और उसके बाद लेमन, ये सारे नाम इसमें हुआ करते थे, कॉटन। उसके बाद लिखा बच्चों भित्तीय में, भित्तीय बच्चों टमाटर कभी नहीं आता। पैराइटल जो होता था, यहाँ लिखा भाई पैराइटल, यहाँ बच्चों लिखा है भित्तीय बीजांडन्यास में टमाटर कभी नहीं आता। यहाँ पे सरसों आता था, आर्जिमोन आया करता था। तो बच्चों चौथा वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब यही वाला गलत है, बाकी तीनों सही है, ये चौथा वाला क्या भाई गलत है आपके सामने। तो बिल्कुल आसान है, आप चीजों को याद करिए। अच्छा अगर यहाँ पे मार्जिनल पूछा जाए, मार्जिनल, तो बच्चों मार्जिनल याद करके जाइए भाई, किसमें पाया जाता है, मटर में। किसमें होगा भाई, मटर में पाया जाता है, ये बात आप समझ लें। तो आपका आंसर बिल्कुल चौथा हो जाएगा, आसान तरीके, इजी तरीके से। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट। देखो बच्चों परिदल लग्न, जबरदस्त सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपको 20 बार करा चुका हूं, 20 बार अभी तक मैं करा चुका हूं। देखो बच्चों परिदल लग्न पाया जाता है कौन से, यहां एग्जाम्पल दे दिया है, एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको फैमिली याद है, कुल याद है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने आपको बताया है कि अगर आप कुल तैयार करते हो तो आप ये समझ लो कि 50% क्वेश्चन आपके मॉर्फोलॉजी के बिल्कुल चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। देखो भाई लिखा है परिदल इपीफिलस, मैंने बच्चों एक फैमिली आपको बताई थी यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था बच्चों लिलिएसी। क्या बताया था भाई, लिलिएसी। बच्चों लिलिएसी ऐसा कुल होता था जिसमें बच्चों इपीफिलस कंडीशन पाई जाती, केवल लिलिएसी में, केवल लिलिएसी में। अब जिन बच्चों को लिलिएसी फैमिली का एग्जांपल याद होगा वही इस क्वेश्चन कर पाएंगे। सूरजमुखी कभी नहीं होता है, आलू कभी नहीं होता है, धतूरा कभी नहीं होता है। बच्चों अगर हम प्याज के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल प्याज बिल्कुल कूदता और उछलता हुआ एग्जांपल किसका होता है भाई, लिलिएसी का होता है, समझ लें। तो लिलिएसी कुल में इपीफिलस कंडीशन पाई जाती थी। और अगर इसी के दूसरे परोक्ष में चले, एक नाम होता था इपीपेटैलस, इपीपेटैलस सोलेनेसी में। बच्चों अगर सोलेनेसी का नाम आएगा तो सबसे पहले आलू आता है, उसके बाद धतूरा आता है,
बहुत सारे बच्चों को पता है आलू, धतूरा, टमाटर, बैगन, ये सारे के सारे सोलनेसी में आते हैं। और सोलनेसी में इपीपेटाइलस कंडीशन पाई जाती थी और इपीफिलवस कंडीशन आर प्रेजेंट ओनली इन फैमिली लिलिएसी, केवल लिलिएसी में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको फैमिली पता है लिलिएसी तो आप छांट पाएंगे लिलिएसी इसमें से कौन सा है, प्याज। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर आपका चौथा सही हो गया। चलो अगला सवाल देखते जरा क्या है नेक्स्ट। देखो बच्चों, बहुसंघी पुंकेसर क्या होता है? जबरदस्त सवाल है भाई। इसको भैया क्या बोलेंगे, पॉलीएडल्फस। क्या बोलेंगे, पॉलीएडल्फस। यहां बोलेंगे पॉलीएडल्फस बोलते हैं, पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस स्टेमन, पॉलीएडल्फस स्टेमन। बोला गया कि बहुसंघी मतलब एक कोई गुच्छा, उसमें बहुत सारे स्टेमन पाए जाए, बहुत सारे स्टेमन पाए जाए। ऐसी कंडीशन किस में देखी जाती है? ऐसी कंडीशन किस में देखी जाती है बच्चों? अगर आपको याद हो मोनोथिकस होता तो भैया मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, याद है? मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस। अगर आपको याद हो मैंने बताया है बच्चों किस में होता था, केवल नींबू में पाया जाता था बच्चों, सिट्रस में पाया जाता था, सिट्रस में, नींबू में। याद तो भैया नींबू में पाया जाता है पॉलीएडल्फस कंडीशन। डाइएडल्फस बच्चों पाया जाता है पी में, मटर में, डाइएडल्फस। बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करके जाएं, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% आएंगे। अब यहाँ पे सिट्रस के कुल की बात की जाए तो रोटेसी हो जाएगा, रोटेसी कुल हो जाएगा। चलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों लिखा मुक्त दोली पुंकेसर पैथ वर्सेटाइल एंथर। बिल्कुल जबरदस्त सवाल है। लिखा बच्चों कि वर्सेटाइल एंथर बच्चों किसमें पाया जाता है, वर्सेटाइल एंथर। इससे भी आसान सवाल कोई नहीं होगा। वर्सेटाइल एंथर हमने बार बार बताया, मुक्त दोली पुंकेसर ओनली प्रेजेंट इन फैमिली ग्रैमिनी, केवल ग्रैमिनी पाया जाता था, केवल पोएसी में पाया जाता था। अच्छा एक बात और समझ लें कि जैसे मैंने आपको बताया ग्रैमिनी का दूसरा नाम पोएसी, वैसे ऐसे बहुत सारे फूल ऐसे हैं जिसका दूसरा नाम भी होता है। जैसे फेबेसी, आपने सुना होगा फेबेसी, पेप्रियोनेसी, दूसरे नाम ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, ऐसे एस्टेरेसी, ऐसे नाम होते हैं भैया। तो दूसरा नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, मस्ट बी लर्न, जरूर याद करें कि दूसरा नाम क्या होता है। यानी क्या है कि जो मुक्तदोली पुंकेसर बच्चों, यानी क्या गेहूं, मक्का, धान। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी। और यहां पे अगर मैं कुल के बारे में बात करूं तो बच्चों कुल इसका क्या हो जाएगा, ग्रैमिनी हो जाएगा, ग्रैमिनी। या बच्चों इसी को भैया क्या बोलेंगे, पोएसी। क्या बोलेंगे भाई, पोएसी। आंसर आपका चौथा वाला सही हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से, इजी वे में। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट। मक्का का पौधा कैसा होता है, ये भी मैंने बताया। पौधा पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है, कभी कभी आंसर में क्वेश्चन छिपा होता है, दोनों तरीके से समझ लें। यहां लिखा है मक्का का पौधा, यहां फ्लावर नहीं पूछा उसने। मक्का का पौधा कैसा भाई, उभयलिंगाश्रयी होता है, उभयलिंगाश्रयी। बट उसके जो पुष्प होते हैं, बातों पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला मक्का का पौधा, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर मुझे पक्का बताया कि एक लिंगी लगाया होगा। जबकि मैंने पिछले दिनों में जब आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाई तो वहां पे बताया था चिल्ला के कि मक्का का पौधा होता है उभयलिंगाश्रयी, मोनोसियस, बट फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल। लेकिन पुष्प एक लिंगी हुआ करते थे। एक लिंगी का मतलब मेल अलग फीमेल अलग, मेल अलग फीमेल अलग, ये तो था। तो यहाँ पे आंसर भाई क्या हो जाएगा आपका, उभयलिंगाश्रयी। पौधा तो उभयलिंगाश्रयी है। अगर यहाँ पे मक्का का पुष्प पूछ देता, मक्का का फ्लावर पूछ देता तो बात अलग हो जाती, तो वहां पर आंसर आपका हो जाता एक लिंगी। बट पौधे के बारे में पूछा है तो पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर, उभयलिंगाश्रयी या मोनोसियस या बाइसेक्सुअल बोला जाएगा यहाँ पे। चलो भाई अगला सवाल देखते जरा क्या है नेक्स्ट। देखिए बच्चों, अन्य उन्मिलनी परागण या क्लस्टर में भी पाया जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे,
ठीक है भाई। लिखा है अनुन्मीलन या परागण या क्लास्टोगैमी परागण। बच्चों ने बताया था सेल्फ पॉलिनेशन, या हमने बताया था ऑटोगैमी दो प्रकार की हुआ करती थी। ऑटोगैमी जिसमें बच्चों क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर आता था। और ये बात जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं ये आपके दिमाग में सीधे छप जाना चाहिए। चेस्मोगैमस फ्लावर में पुष्प हमेशा खुले हुए होते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर में पुष्प हमेशा खुले हुए होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पुष्प हमेशा बंद होते हैं। और अगर पुष्प हमेशा बंद होगा तो उसी के अंदर नर और मादा होते हैं, वहां पर पॉलिनेशन के लिए किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। जो बंद फ्लावर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। मैंने बोला ही होगा और कोई नहीं होगा। चेस्मोगैमस में कोई भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है या बाहर से कोई पॉलिनेट भी करा सकता है क्योंकि वो खुला हुआ है। लेकिन अगर दरवाजा हमेशा के लिए बंद है तो हमेशा जो अंदर है वही पॉलिनेशन करेगा। दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, क्योंकि इसके फूल कभी भी खुलते नहीं है, कभी भी खिलते नहीं, हमेशा बंद ही बंद रह जाते हैं। ये बात आपको समझ के चलना बच्चों। और एग्जाम्पल भाई क्या है, कनकौआ, पैंसी और खट्टी बूटी। आंसर यहां पे आपका ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा भाई। एक एक पॉइंट बिल्कुल वीडियो दिमाग में छाप के चलिए, एक एक पॉइंट, क्योंकि हर बार हर संडे को 200 क्वेश्चन का पेपर कराया जा रहा है। अगर आप काउंट करेंगे तो कम से कम 5 से 10 हजार क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, आपके दिमाग में, आपके कानों में जा चुका होगा। और जिन बच्चों ने इन बातों को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लिया वो ज्ञानी नहीं परम ज्ञानी हो जाएगा। आने वाले समय बिल्कुल वो सबको ज्ञान बांटता फिरेगा। तो याद करके जाइए पूरा। चलो भाई अगला सवाल देखते जरा क्या है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे नर व मादा अंगों के अलग अलग समय पर परिपक्व को क्या बोलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। जब अलग अलग, मादा अलग पक रही है, मेल अलग पक रहा है, तो भाई उसे क्या बोलेंगे, डिचोगैमी, भिन्न काल पक्वता। और जब दोनों नर मादा बिल्कुल एक के साथ पक जाए उसे बोलेंगे क्या, समकाल पक्वता। आंसर आपका पहला हो जाएगा, भिन्न काल पक्वता, डाइचोगैमी। डिचोगैमी हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है भाई। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हार्कोगैमी, बेस्ट, बहुत अच्छा सवाल है। हार्कोगैमी, ऐसे सवाल तब बनेंगे जब पेपर बहुत थोड़ा सा कठिन बनाया जाएगा। हार्कोगैमी तो जाहिर सी बात है 50 क्वेश्चन में तो 50 क्वेश्चन तो आप कर नहीं पाओगे, या बहुत सारे बच्चे करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आपको अगर जो क्वेश्चन आएगा, एक आध दो क्वेश्चन में डाउट लगे, अगर आपको 48 क्वेश्चन सही आ रहा है तो आप 50 के 50 क्वेश्चन करने में बिल्कुल मत चूकिएगा। मतलब 49-50 आप कर सकते हो 100%। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आपको चीज एक बार देख लेनी है। लिखा भाई हार्कोगैमी किसे कहते हैं बच्चों, मदार, या बच्चों इसको क्या बोलते हैं, ऑक के नाम से भी जाना जाता है, कैलोट्रॉपिस। कैलोट्रॉपिस हार्कोगैमी पाया जाता है। जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है। हार्कोगैमी केवल मदार या ऑक, उसी को बोलते हैं ऑक, उसी को बोलेंगे कैलोट्रॉपिस, पाया जाता है। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट। अब बहुत सारे बच्चे तुक्का मारने वाले भी होते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उसमें दे रखा है कि सभी ऑल ऑफ द अबव, तो जो बच्चे तुक्का वाले होंगे वो सभी मारे होंगे। लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना बिल्कुल डन, वो कॉन्सेप्ट के साथ आंसर मारा होगा मदार। तो बहुत सारे बच्चों का इसका आंसर सही भी होगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट लिखा बच्चों, गेहूं, चावल, मक्का में परागण कैसे होता है। बिल्कुल आसान सवाल है। वायु के द्वारा हुआ करता था, एयर के द्वारा। गेहूं, चावल, मक्का में परागण एयर के द्वारा होता है, वायु के द्वारा। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट लिखा बच्चों, बरगद में परागण किस कीट के द्वारा होता था। बच्चों जब कीट के द्वारा होता था हमने बताया था बिल्कुल एंटोफिली होती है, और उस कीट का नाम भी हमने बताया था ब्लास्टोफैगा। याद करके जाए भैया, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन जब बनेगा तो यहाँ 3 कीट का वो नाम दे देगा। जिन बच्चों ने ब्लास्टोफैगा का नाम पढ़ा होगा वो बच्चे आराम से मार के चले आएंगे। जबकि यहाँ पे आप देखो तो मधुमक्खी भी एक प्रकार का कीट है, इंसेक्ट है, भौरा भी इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। यहाँ पे आंसर सभी दिया है, ठीक है। तो कीट तो इसमें तीनों के तीनों है, बट एक स्पेशल प्लांट बरगद में केवल ब्लास्टोफैगा के द्वारा ही होता है। चलो भाई अगला सवाल देखते जरा क्या है। नेक्स्ट लिखा बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल,
मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर के सातों गुण विद्यमान थे। इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने सही किया होगा बिल्कुल मजा आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल लिखा है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर के सातों गुण विद्यमान थे। अब सातों गुण जो विद्यमान थे, सातों गुण जो विद्यमान थे वो कितने क्रोमोसोम पर विद्यमान थे? बताओ भाई। 4, 5, 6, 7। बहुत सारे बच्चों ने, मुझे पक्का पता है कि 7 जोड़े पर लगाया होगा। बहुत सारे बच्चों ने 7 जोड़ा आंसर लगाया होगा। 7 जोड़ा। जिन बच्चों ने 7 जोड़ा लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल गलत होगा। जिन बच्चों ने 5 लगाया उनका भी गलत है, जो 6 लगाया उनका भी गलत। जिन बच्चों ने पहला आंसर लगाया उनका बिल्कुल आंसर सही होगा, 4 जोड़े पर। बच्चों टोटल तो 7 पेयर पाए जाते हैं, कुल 7 पेयर। कुल 7 पेयर मतलब टोटल कितने होंगे? 14। लेकिन मेंडल ने जिन लक्षणों का चुनाव किया था, जिन जिन क्रोमोसोम नंबर का चुनाव किया था, वो केवल 4 पे थे, 4 जोड़े वाले थे। 4, 5, 7, 9। मतलब अगर मैं यहां से 1 से लेकर के 14 तक लिखूं, 14 तक, तो बच्चों 4, 5, 7, 9, केवल इन्हीं 4, 5, 7, 9 वाले क्रोमोसोम नंबर को उन्होंने लिया और उसी को भैया उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया उन्हीं के ऊपर, उन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर। सबके ऊपर उन्होंने नहीं किया था। लिया तो उन्हें था 14 पेयर, 14 पेयर करेक्टर, बट जिस क्रोमोसोम का इस्तेमाल किया वो 4 पेयर ही था। 4 मतलब 1, 2, 3, 4, 4 पेयर। तो आंसर भैया क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट। चलो भाई, लिखा है कि मोनोसोमिक पादपों में गुणसूत्र की संख्या होती है। जो मोनोसोमिक होते हैं पादप, उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आसान सवाल है। 2n+2 भैया क्या बोलते हैं इसको? टेट्रासोमी। टेट्रासोमी, टेट्रासोमी। जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन हमसे जुड़े, जो बच्चे ऑफलाइन जुड़े उनको तो सारी चीजें याद ही हैं। जो बच्चे ऑनलाइन जो क्रैश कोर्स में जुड़े उनको मैंने ये सब चीजें बहुत विधिवत बताई हैं। तो नए पुराने दोनों स्टूडेंट के ये सब चीजें बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलो भाई, टेट्रासोमी, इसे भैया क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। इसे बोलेंगे मोनोसोमी। इसे क्या बोलेंगे भैया? इसे बोलेंगे डबल मोनो, इसे बोलेंगे डबल टेट्रासोमी। हाँ, डबल मोनोसोमी। यहां पे हो जाएगा डबल मोनोसोमी। इसके बाद हो जाएगा ये ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी नहीं, इसको बोलेंगे नल्लीसोमी। 2n-2 बोल देंगे नल्लीसोमी। इसे भाई क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी बोलेंगे, ट्राइसोमी। तो आप याद कर सकते हैं यहां से चारों के चारों ऑप्शन। पहला टेट्रासोमी, दूसरा मोनोसोमी, तीसरा नल्लीसोमी, चौथा ट्राइसोमी। यहाँ पे मोनोसोमी के बारे में बात किया गया तो आंसर भाई क्या हो जाएगा आपका? दूसरा वाला। बाकी चारों आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 2n-1। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट। लिखा है भाई, पौधा जिसमें ह्यूगो डिब्रीज को प्रसिद्ध बना दिया था। इसका सवाल कितने बच्चों ने सही किया है? ईमानदारी के साथ सारे बच्चे बताएंगे किसका किसका सही था। ये लिखा है यहाँ पे, ह्यूगो डिब्रीज ने कौन से पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो बच्चों एक ही नाम मैं बार बार आपको बताता हूं, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसको सांद प्रिमरोज के नाम से भी जाना जाता था। इवनिंग प्रिमरोज या उसे बोलते थे सांद प्रिमरोज। ओइनोथेरा लैमार्कियाना पूरा नाम होता था इसका। इसे बोलते थे इवनिंग प्रिमरोज। आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा। चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। लिखा बच्चों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जेनेटिक कोड का समापन करने वाला कोडान है? कौन रोकने वाला होता था? समापन करने वाला, स्टॉप कोडान। इसे भैया क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडान के नाम से जानते हैं, स्टॉप कोडान। या इसे बोलते थे टर्मिनेशन कोडान। ये तो बोलते थे टर्मिनेशन कोडान, रोकने वाला, स्टॉप कोडान। नॉनसेंस कोडान, ये तो बोलते थे नॉनसेंस। बच्चों यहां पे 3 हुआ करता था। पहला होता था उआ, पहला होता है उआ, दूसरा होता था उवग, तीसरा होता था उगा। इसको बोलते थे ओकर, इसको बोलते थे अंबर, इसको बोलते थे ओपर। ये 3 नाम आपके जहन में बिल्कुल रट जाना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। यहां पूछा भाई कौन सा, तो उगा, UGA। आप देखेंगे मिला लेंगे लास्ट वाला उगा, ठीक है। और उगा को किस नाम से जानते हैं? ओपल के नाम से जानते हैं।
बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल रट डालिए, आंसर आपका पहला हो गया। अच्छा, शुरुआत करने वाला कौन होगा? अगर यहां से क्वेश्चन बदल दिया जाए कि कौन सा ऐसा होता है जो शुरुआत करवाता है, इनिशिएशन कोडॉन, तो बच्चों इनिशिएशन के लिए दो नाम, आओ जी और जाओ जी, दो नाम याद कर ले भाई, आओ जी एंड जाओ जी। ये दोनों कोडॉन ऐसे होते थे जो स्टार्टिंग रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाने वाला काम करते थे, शुरुआती करवाते थे। इनिशिएशन कोडॉन याद कर लें, ए यू जी यू जी, आओ जी जाओ जी, आओ जी जाओ जी, याद कर लें इसको। ये शुरुआत करवाता है, ये तीनों रोकने का काम करते थे, बांधने का काम करते थे। चलो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल अगला लिखा है यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया का चिन्हक एंजाइम है? जबरदस्त सवाल, बिल्कुल बेहतरीन सवाल। मैंने आपको बताया था सारे के सारे एंजाइम, ऑल एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, एंजाइम जो होता था माइटोकॉन्ड्रिया का वो सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले रीजन पाया जाता था, लेकिन केवल एक एंजाइम को छोड़ करके। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता और वह अलग जगह पाया था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पाया जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली परत में पाया जाता था। तो बच्चों एक ही हुआ करता था, उसका नाम था सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की बिल्कुल अंतर परत में, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता था। तीसरा आंसर आपका यहां पे सही हो जाएगा। बाकी सारे के सारे एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, मैट्रिक्स रीजन में पाए जाते हैं। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा, नेक्स्ट लिखा बच्चों, पत्तियों के शीर्ष से जल हानि को क्या कहते हैं? लॉस ऑफ वाटर टिप रीजन, लॉस ऑफ वाटर, पत्तियों का जो निकलना पत्तियों के टिप वाले पार्ट से, भैया उसे क्या बोलते थे? गटेशन, बिंदु श्रावण के नाम से जानते थे, बिंदु श्राव। और ये बच्चों बिंदु श्राव किसके द्वारा हुआ करता था? हाइडेक्थोर्स के द्वारा हुआ करता था, हाइडेक्थोर्स, याद है आपको? हाइडेक्थोर्स। तो भैया यहाँ पे गटेशन हो जाएगा पत्तियों के शीर्ष से, जब पूरे पत्तियों के पार्ट से निकलेगा उसे बोलते क्या भैया? ट्रांसपिरेशन। लेकिन अगर पत्तियों के टिप से निकले तो उसे भैया क्या बोलेंगे? गटेशन। पहला आंसर। चलो भाई अगला सवाल लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण अनुसंधान में जो आइसोटोप उपयोग सिद्ध हुए थे वो क्या है? ऐसे सवाल जब आएंगे तो दिमाग हिल जाएगा। पेपर बहुत ही अच्छा हमने रखा है, जिन बच्चों ने किया होगा समझ में आया होगा उनको। बच्चों इसका आंसर हो जाता है कार्बन 14 और O18, ये दोनों आइसोटोप हैं। कार्बन के आइसोटोप ऑक्सीजन के आइसोटोप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो C14O18 का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसी रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। चलो अगला सवाल देखते हैं, लिखा बच्चों एजोला, यहां लिखा है कि एजोला महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यह प्रयुक्त किया जाता है बच्चों किसमें? तो बच्चों यह बायो फर्टिलाइजर में, धान के खेतों में बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धान के खेतों की जो प्रोडक्टिविटी, जो धान है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसी एजोला का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिखा है वायु प्रदूषक लिखा है वायु प्रदूषक गैसें जिसमें अम्लीय वर्षा होती हैं, वायु प्रदूषक गैसें जिसमें अम्लीय वर्षा होती हैं, क्या होगा? ठीक है, क्या होगा भाई? यहां पे हो जाएगा SO2 और NO2। यहां पे क्या होगा भाई? SO2 और NO2, दो नाम हो जाएंगे SO2 और NO2। तो सल्फर के और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं वही अम्लीय वर्षा कराने में मदद करते हैं। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। लिखा बच्चों
इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया है। गलत जोड़े का पहचान करें, गलत जोड़े का पहचान करिए, क्या आंसर होगा भाई? गलत जोड़े का पहचान करें, क्या आंसर होगा? चलो भाई, यहां लिखा है कि कौन सा गलत है, तो यहां पे देख ले भाई, यहां पे तीसरा वाला आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो तीसरा आंसर वो बिल्कुल गलत है, बाकी सारे सही है। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, और चौथा तो बिल्कुल सही है। बाकी जो तीसरा ऑप्शन ये बिल्कुल गलत, यहां गलत पूछा गया, गलत जोड़े का चयन करिए, तो तीसरा ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। मैंने सारे के सारे उद्यान लिखवाए हैं, जो पुराने स्टूडेंट है उनको मैंने लिखवा दिया, नए वालों को भी बचा है, उसको भी एक बार क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, रेड डाटा बुक, लाल आंकड़े संबंधी पुस्तक किससे संबंधित है? ठीक है, तो आंसर भैया क्या हो जाएगा? IUCN। इसका पूरा नाम आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। वीडियो को दोबारा देखिएगा, जो मैंने बोला उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलो भाई, यहां पे आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलो भाई, लिखा है रेफाइड्स, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा था। रेफाइड्स किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का। जबरदस्त सवाल है। रेफाइड्स भैया बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट्स का, तो रेफाइड्स कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। रेफाइड्स कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। रेफाइड्स कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो लिखा है यहां पे, गेहूं का काले कीट रोग का कारण ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। लिखा है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं का काले कीट रोग का कारक क्या है? गेहूं के चलो भाई, यहां पे क्या हो जाएगा? पक्सिनिया ग्रैमिनिस। क्या होगा भाई? पक्सिनिया ग्रैमिनिस हो जाएगा। क्या होगा भाई? पक्सिनिया ग्रैमिनिस इसका आंसर हो जाएगा। पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ये समझ ले भाई, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस। देखो भाई, अल्टरनेरिया सोलानिस होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगेती झुलसा रोग जो आलू में होता है। अगेती मतलब ऐसे करो, अल्टरनेरिया अर्ली, 3-4 बार आते हैं। अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो पछेती झुलसा होता था उसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते थे, और वो भैया किससे होता था? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता था। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलानी से होता है। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, रट के जाइएगा पूरा। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहां पे, अर्गेट ऑफ राई रोग का कारण क्या भैया? जबरदस्त सवाल है। द डिजीज अर्गेट ऑफ राई इज काज्ड बाय। अर्गेट ऑफ राई रोग किस कारण होता है? जरूर याद करके जाए से बच्चे, उसका नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इसको मैंने लिखवाया भैया, परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। यहां पे आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, याद करके जाए। ये सवाल तो आप रट के जाइए, रट के जाओ भाई, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। और याद रखें, जब भी पेपर दीजिए आप, जब एग्जाम में बैठेंगे यूपी कैडेट के, तो वहां पे आप हिंदी, अगर आपको समझ नहीं आता क्वेश्चन, तो आप इंग्लिश एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ नहीं आएंगे, इंग्लिश में एक बार में आ जाएगा। और पेपर का पैटर्न ये है कि जो क्वेश्चन हिंदी में नहीं है उसका आंसर इंग्लिश में ही माना जाता है। बात समझ लीजिएगा। हो सकता है हिंदी टाइपिंग गलत हो जाए एग्जाम में भी, तो इंग्लिश की अगर टाइपिंग सही तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, उसी का आंसर सही माना जाता है इंग्लिश का। तो आप जब भी पेपर दीजिएगा बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश जरूर देखिएगा। बाय चांस जो हिंदी में दे रहे हैं हिंदी नहीं है, तुरंत इंग्लिश देख लीजिए। और जिनको इंग्लिश आ रही है,
इंग्लिश में देखें, जो चीज समझ नहीं आ रही इंग्लिश में तुरंत हिंदी में देखें, तुरंत आंसर पता चल जाएगा आपको। ये तरीका अपनाना है आपको एग्जाम में, तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल। लिखा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लिखा है आलू की पिछैती झुलसा का कारण क्या भाई? लेट, तो बच्चों क्या हो जाएगा? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, बिल्कुल याद करके जाओ। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलानी। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई क्या है नेक्स्ट। लिखा है सिट्रस कैंकर, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है भैया? बैक्टीरियल डिजीज है। किसके द्वारा होता है भैया? बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरियल डिजीज है भाई। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, इट इज द बैक्टीरिया विच इज का सिट्रस कैंकर रोग। ठीक है, तो ये भैया किसके द्वारा होगा? बैक्टीरिया के डिजीज या जीवाणु जनित रोग होता है ज़ैंथोमोनास सिट्राई। चलो अगला सवाल। लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किनके द्वारा खोजा गया था? तो एलेक्स जेफरी, बिल्कुल आसान सवाल है। एलेक्स जेफरी, एलेक्स जेफरी ये इंटरनेशनल है, और इंडियन हो जाते हैं लालजी सिंह। इंडियन लालजी सिंह, इंटरनेशनल एलेक्स जेफरी। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर एलेक्स जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था एलेक्स जेफरी। चलो अगला सवाल। लिखा है कि युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा है गैमेटोफाइट। मेन प्लांट मुख्य जो पौधा होता है वो गैमेटोफाइट होता है, मतलब एन, कहने का मतलब एन हो। जैसे ब्रायोफाइटा का मुख्य बॉडी एन है, टेरिडोफाइटा का मुख्य बॉडी क्या भैया? 2n है। जिम्नोस्पर्म की मुख्य बॉडी क्या है? 2n है। एंजियोस्पर्म की मुख्य बॉडी क्या है? 2n। तो मुख्य बॉडी भैया एन पूछा गया है। जब युग्मकोद्भिद पूछेगा गैमेटोफाइट एन, तो बच्चों आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। याद करके जाइए भैया, मेन प्लांट इन गैमेटोफाइट इज युग्मकोद्भिद, मुख्य पौधा कौन होता है भाई? ब्रायोफाइटा, क्योंकि वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। चलो तो एन हो जाएगा ब्रायोफाइटा, बाकी सब 2n हो जाएंगे। चलो भाई अगला सवाल। लिखा है पौधों में कौन सा उभयचर है? एम्फीबिया प्लांट किंगडम, जबरदस्त सवाल। एम्फीबिया प्लांट किंगडम भैया कौन हो जाता है? मॉस, फर्न, ये दोनों कोई नहीं, तो बच्चों मॉस हो जाता है। मॉस एक ब्रायोफाइटा है, और ब्रायोफाइटा भैया क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्फीबिया प्लांट किंगडम। पौधों का उभयचर कौन, जिसको बोला था भैया? ब्रायोफाइटा को। और रेप्टाइलिया सरीसृप प्लांट किंगडम हम टेरिडोफाइटा को बोलते हैं, टेरिडोफाइटा को। तो भैया जो फर्न होता है ये टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, तो टेरिडोफाइटा को बोलते हैं सरीसृप ऑफ प्लांट किंगडम, या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम टेरिडोफाइटा, एम्फीबिया प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा। तो पहला आंसर भैया मॉस। मॉस भैया कैसा होता है? ब्रायोफाइटा। फ्यूनेरिया कैसा है? ब्रायोफाइटा। मार्केंसिया कैसा है? ब्रायोफाइटा। स्फैग्नम कैसा है? ब्रायोफाइटा। रिक्सिया कैसा है? ब्रायोफाइटा। जितना एग्जांपल मैंने बोला लिख डालो, एक बार रिकॉल कर रहा हूं मैं। रिक्सिया ब्रायोफाइटा, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा, मॉस ब्रायोफाइटा, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा, स्फैग्नम ब्रायोफाइटा। एग्जांपल याद कर डालो। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। लिखा है बिगेस्ट सिंगल सेल्ड एल्गी, सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल कौन होता है भाई? तो एसिटाबुलेरिया। याद कर ले भाई, कौन होता है? एसिटाबुलेरिया। इसी के ऊपर हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट किस एल्गी के ऊपर किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एसिटाबुलेरिया के ऊपर सबसे बड़ी एल्गी होती है, लार्जेस्ट एल्गी, लार्जेस्ट सिंगल सेल्ड एक कोशिकीय एल्गी एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया। चलो अगला सवाल। लिखा है कौन एक वास्तविक मछली है? कौन एक वास्तविक मछली है? चलो भाई, कौन एक वास्तविक मछली है? बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ए लगाया होगा, जबकि मैंने कई बार चिल्लाया है। जो व्हेल होता है भैया ये क्या होता है? ये स्तनधारी होती है। क्या होती भाई? स्तनधारी।
ये मैमल्स होती है, बच्चे पैदा करती, दूध पिलाती, तो मछली व्हेल कभी नहीं होगा। दूसरी बात, कटल फिश, कटल फिश को भैया क्या बोलते हैं? सीपिया। क्या बोलेंगे? सीपिया। बच्चों किस में आता है? ये मोलस्का में आता है, मोलस्का में आता है। ऐसे सवाल बिल्कुल रट के जाए, बिल्कुल। मोलस्का। सिल्वर फिश भैया क्या बोलते हैं? लेपिस्मा। सिल्वर फिश को बोलते हैं लेपिस्मा, जो किस में आता है भाई? आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा का मेंबर है भाई, आर्थ्रोपोडा। लिखा फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश को भैया क्या बोलते हैं? इक्जोसीटस। क्या बोलेंगे? इक्जोसीटस। भैया ये कैसा है? ये वर्टिब्रेटा का मेंबर है, वर्टिब्रेट का, कशेरुकी का मेंबर है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ये भैया फास्ट फिश है, फास्ट फिश, असत्य फिश, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में आ रहा है, लेपिस्मा। इसको जरूर याद करके जाएं। सीपिया, कटल फिश, जो मोलस्का। सीपिया भैया किसको बोले? कटल फिश, कटल फिश। कॉमन नेम याद कर लो भैया। दो जैसे एक हो गया मोलस्का और एक हो गया इकाइनोडर्मेटा। ये दो भैया एग्जाम्पल, दो सारे के सारे एग्जाम्पल इसके रट डालो। पूरा क्लास हर बच्चे को रटा, किस किस चैप्टर में, किस क्या बोलते हैं, किंगडम में कौन कौन से क्लास में बांटा गया, कितने वर्ग में बांटा गया है, कौन कौन से वर्ग हैं, कौन कौन वर्ग में कौन एग्जाम्पल है। भैया टाइम नहीं है, रट डालो, रट डालो मेरे लाल। टाइम नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने का, तैयार रहो बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दिमाग हैंग कर जाएगा एग्जाम में। इसी वजह से मैं प्रैक्टिस पहले से बता दे रहा हूं कहां पे गलतियां करने वाले हैं। आप जो गलतियां आप करते हैं उसी गलतियों को बचाना है। आंसर भैया हो जाएगा डी वाला, सही हो जाएगा। बाकी ये मछली नहीं है, स्तनधारी है। ये भैया कैसी फिश है? असत्य फिश। ये कैसी फिश है? असत्य फिश। ये कैसी फिश है? सत्य फिश। चलो भाई।